हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी प्लस क्लासेस। चलिए आज हम संविधान के भाग 1 पर चर्चा करेंगे। संविधान का भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद हैं और इन चारों अनुच्छेदों में क्या बातें कही गई हैं और उनका अर्थ क्या होता है, इस पर विस्तार से थोड़ा चर्चा करेंगे। और जो अभी तक इसमें प्रश्न आए हैं और जो संभावित प्रश्न हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो 2 बिंदुओं में पूरा एस्पेक्ट होगा। तो चलिए पहले संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 पर बात करते हैं। अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र, ये बात इसमें कहती है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 1 संघ के नाम और राज्य क्षेत्र की बात कहता है। तो देखें यह क्या है, 2 चीज़ें, यानी अनुच्छेद 1 में 2 बातें कही गई हैं। तो अनुच्छेद 1 का उपखंड 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी a union of states। ये अर्थात भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। फिर खंड 2 अनुच्छेद 1 का खंड 2 कहता है, अब राज्य क्षेत्र के बारे में बात कहता है कि इसके राज्य क्षेत्र अनुसूची या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। यानी भारत के जो राज्य क्षेत्र है वे यथा प्रथम अनुसूची विनिर्दिष्ट हैं ऐसे होंगे। वे भारत के राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। इसको थोड़ा छोटे सेंटेंस में बताया हूँ, बात वही है। और जो इसका खंड 3 है वह कहता है, अब राज्य क्षेत्र जो हैं उनके बारे में विस्तार से कहता है। भारत के राज्य क्षेत्र में क्या होगा, राज्य क्षेत्र संघ शासित क्षेत्र और अर्जित क्षेत्र समाविष्ट होंगे। तो ये अनुच्छेद 1 में इस प्रकार से 3 बातें कही गई और अनुच्छेद 1 का हेडिंग बनाया गया है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। नाम जो है कि अनुच्छेद 1 में कह दिया गया, पहला ही अनुच्छेद भारत के संविधान का, उसका उपखंड 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत। इसमें भारत के 2 नाम दिए गए हैं, एक इंडिया और एक भारत। इस पर कभी कभी मांग उठती है कि 2 नाम के बजाय एक नाम रखा जाए और प्रायः भारत के पक्ष में लोगों की दलील और तर्क होते हैं कि इससे राष्ट्रीय भावना का विकास होगा। इंडिया कहने पर उपनिवेशवाद की झलक जो है कि मिलती है। तो इस तरह से भारत के नाम में संशोधन की मांग प्रायः उठती रहती है। और तो पहला अनुच्छेद का पहला खंड जो है ये बात कहता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है वह यह कि इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का संघ होगा। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने
यूनियन शब्द के पक्ष में अपना तर्क रखा, फेडरेशन शब्द को उन्होंने महत्व नहीं दिया। फेडरेशन के बजाय बाबा साहब ने यूनियन शब्द के पक्ष में कहा, और यूनियन शब्द के पक्ष में जाने के पीछे दो तर्क हैं। पहला तर्क यह जो है कि मेंस वगैरह में ये तर्क पूछे जाते हैं प्राय, यूनियन और फेडरेशन होने के क्या तात्पर्य है। तो यूनियन का क्या हुआ कहने का मतलब कि अगर हम कह दिए यूनियन, तो यूनियन क्यों कहा गया, उसके पीछे कारण यह है कि भारत संघ में जो राज्य हैं वे किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है, एक चीज़। दूसरा, इन राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है, होने का अधिकार नहीं है। इन दो तर्कों के कारण यहाँ यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यानी अनुच्छेद 1 के खंड 1 में ये दो बातें आती हैं। फिर राज्य क्षेत्र में जो भी चीज़ें शामिल हैं, जो हमारे राज्य क्षेत्र का पूरा वर्णन है, कौन कौन से राज्य हैं, वो सारी बातें जो है पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। यहाँ आपको अनुच्छेद और अनुसूची का अर्थ भी स्पष्ट होने में सहायता मिल जाएगी कि अनुसूचियों में सूचियाँ संलग्न हैं, तो ये सूचियाँ। अब तीसरे खंड में यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि राज्य का राज्य क्षेत्र और संघ शासित क्षेत्र। अब यहाँ मैं आपको जो स्पष्ट करना चाहता हूँ वह क्या, देखिए दो शब्द आए, बल्कि कहे 3 शब्द आए, अर्जित क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र और राज्य। तो तीनों में अंतर क्या है? राज्य और संघ शासित क्षेत्र होने का अर्थ क्या है? राज्य और संघ शासित क्षेत्र में बड़ा अंतर यह है कि राज्य केंद्र के साथ शक्तियों का बंटवारा करता है, शक्तियों का साझेदारी या बंटवारा करता है, जबकि संघ शासित क्षेत्र जो है वे सीधे केंद्र के अधीन होते हैं। तो यह जो है कि दोनों में अंतर है। राज्य होने का मतलब है कि वह संघ के साथ यानी केंद्र के साथ शक्तियों का बंटवारा करेगा, शक्तियाँ डेलीगेटेड रहेंगी केंद्र की उसको, ठीक है। जबकि संघ शासित क्षेत्र तो सीधे तौर पर संघ के नियंत्रण में होता है और संघ के ही द्वारा वह शासित होता है। अब तीसरा शब्द जो आ रहा है भारत के राज्य क्षेत्र में, ये 3 प्रकार के जो राज्य क्षेत्र हैं इनका भी अर्थ जानना बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इस पर थोड़ा विस्तार में जा रहा हूँ। क्या अर्जित क्षेत्र का मतलब क्या है? अर्जित क्षेत्र कहने से 2 अर्थ निकल आए। क्या? पहला यह कि भारत विधि द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्थापित विधियों के अनुपालन करते हुए वैदेशिक शक्तियों के अधीन अपने किसी भूभाग या क्षेत्र को वह अर्जित कर सकता है, यह चीज़। दूसरा, जब यह जो है कि कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधियों का सम्मान करते हुए, विधियों का अनुपालन करते हुए हम अपने क्षेत्रों को जो वैदेशिक शक्तियों के अधीन हैं उनको अधिग्रहित करेंगे, उनको अर्जित करेंगे, तो ऐसा करने पर एक चीज़ और स्पष्ट हो गई, वह क्या कि भारत एक सॉवरेन कंट्री है, एक संप्रभु राष्ट्र है, और संप्रभु राष्ट्र होने के कारण उसे यह अधिकार है कि वह अपने जो भी क्षेत्र है, जो भी रीजन्स हैं जो वैदेशिक शक्तियों के अधीन पड़े हुए हैं उनको वह अर्जित कर ले। यह संप्रभु राष्ट्र होने का प्रमाण भी मिल जाता है। तो अर्जित क्षेत्र का जो संदर्भ है वह ये 2 तथ्यों के साथ में अवलोकित होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अनुच्छेद 1 के संदर्भ में जितनी बातें थी उनको आप समझ गए, और यहाँ पर जो प्रश्न बनने वाले थे वह भी हमने आपको एक प्रकार से अर्थों के माध्यम से बता दिया। क्या क्या प्रश्न बनेंगे? पहला कि किस अनुच्छेद में भारत का नाम दिया गया है, तो अनुच्छेद 1 में दिया गया है भारत का 2 नाम, इंडिया और भारत। दूसरा, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न क्या बनेगा? अगला प्रश्न यह बनेगा कि
भारत के राज्य क्षेत्र के संदर्भ में पूरा विवरण कहाँ पर है, तो पहली अनुसूची में विवरण है। ठीक है, फिर तीसरा प्रश्न क्या बनेगा, तीसरा प्रश्न यह बनेगा कि जो भारत के राज्य क्षेत्र है उसके अधीन उसमें क्या क्या समाविष्ट होंगे, उसमें 3 चीज़ें समाविष्ट होंगे, राज्य के राज्य क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र और अर्जित क्षेत्र समाविष्ट होंगे। इस प्रकार से ये 3 जो है कि बातें यहाँ पर प्रश्न के रूप में भी आ सकती हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 2 पर। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों के प्रवेश या नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, एडमिशन एंड इस्टेब्लिशमेंट, ये जो है कि हेडिंग है। अनुच्छेद 2 की हेडिंग ये है। अब इसमें कहा क्या गया है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों को जिसे वह ठीक समझे शर्तों पर नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगा। तो अब इसमें देखिए क्या बातें आई। इसमें आया संसद विधि द्वारा, फिर क्या निबंधनों यानी टर्म और शर्तों यानी कंडीशन, टर्म और कंडीशंस जिसे वह ठीक समझे। कौन ठीक समझे? संसद, यानी संसद को यह संप्रभुता प्राप्त है कि वह ऐसे टर्म एंड कंडीशंस को तैयार कर सकती है जिसके आधार पर नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना भारतीय संघ में किया जाएगा। तो अनुच्छेद 2 यह बात कहता है। चलिए अब अनुच्छेद 3 में क्या बातें कही गई हैं उस पर देखें। इसको बने रहने दे रहे हैं क्योंकि इससे तुलना करके कुछ बात कहनी पड़ेगी। देखें यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। तो यह जो है कि हेडिंग है इसकी, अनुच्छेद 3 की। इसमें फिर बात क्या कही गई है? बात ये कही गई है विधि द्वारा, संसद विधि द्वारा अनुच्छेद 3 का क, ख, ग, घ, अंग ये जो है कि है। अब इस पर आएंगे, इससे पहले थोड़ा सा इसके साथ जो बात संदर्भ है उसको आपको समझा लें। देखिए यहाँ अनुच्छेद 2 में कहता है राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। ये अनुच्छेद 3 में कहता है नए राज्यों का निर्माण। प्रवेश और स्थापना में अंतर है। ठीक है, तो प्रवेश और स्थापना के परिप्रेक्ष्य में निर्माण में अंतर है। निर्माण कैसे होगा उसको संसद ये अनुच्छेद 3 क में बताया गया है। फिर यहीं पर देखें कह रहा है 2 चीज़ें। इस अनुच्छेद में 2 बातें कही गई। पहले कहा गया नए राज्यों का निर्माण, फिर कहा गया वर्तमान राज्यों के। तो 2 प्रकार के राज्यों की बात यहाँ पर अनुच्छेद 3 में कह गई।
पहली बात तो वे जब कहते हैं नए राज्यों का निर्माण, मतलब ऐसे राज्यों का निर्माण की बात कही जा रही है जिनका अस्तित्व अभी संघ में नहीं है। दूसरा, वर्तमान राज्यों के बारे में जो दूसरी बात कही गई, अनुच्छेद 3 में 2 बातें कही गई। पहला, वे राज्य जो अस्तित्व में नहीं है उनको अस्तित्व में ला सकता है संसद। दूसरी बात, जो अस्तित्व में है उनके अस्तित्व में छेड़छाड़ कर सकता है, यानी क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकता है। ये बात तो देखिए, संसद विधि द्वारा क्या कर सकती है। पहले 3 क में कहता है कि जो 2 या अधिक राज्य हैं उनको, राज्यों को मिलाकर, 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर पूरे के पूरे राज्य को मिला दें। फिर 2 या अथवा राज्यों के भागों को मिलाकर, ये थोड़ा सा स्पेस यहाँ से हटा रहा हूँ। हम पहले ये बता रहे हैं कि यह अर्थ क्या क्या, नए राज्यों का निर्माण, जो इसमें पहले नए राज्यों के निर्माण की बात कह रहा है वो क्या क्या कह रहा है। 2 या अधिक राज्यों को मिला करके नए राज्यों का निर्माण हो सकता है, या फिर 2 या अधिक राज्यों के भागों को मिला करके भी नए राज्यों का निर्माण हो सकता है, या फिर कैसे हो सकता है, या किसी राज्य क्षेत्र के साथ अन्य किसी राज्य के भाग, यानी एक राज्य का पूरा राज्य क्षेत्र है उसमें किसी अन्य राज्य का भाग मिला करके, ये स्थितियों में नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से नए राज्यों का निर्माण करने के लिए जो बातें हैं वह अनुच्छेद 3 के क में कही गई कि कैसे कैसे नए राज्यों का निर्माण कर सकती है संसद। कैसे? विधि द्वारा। यहाँ पर भी संसद विधि द्वारा, अनुच्छेद 2 में भी विधि द्वारा कहा गया और 3 में भी विधि द्वारा वाक्यांश का प्रयोग हुआ है। फिर देखिए, अनुच्छेद 2 की जो हेडिंग थी उसमें जो दूसरा खंड है वह कहता है कि वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, अब क्षेत्रों को क्या कर सकते हैं, क्षेत्रों को राज्य के क्षेत्रों को या राज्य की सीमाओं को या क्षेत्रों को बढ़ा सकता है। ग कहता है राज्य क्षेत्र को घटा सकता है। कौन? विधि द्वारा संसद घटा सकता है। और घ देखिए, जो अनुच्छेद 3 का जो दूसरा खंड है उसमें क्षेत्र कहा गया, सीमा कहा गया, नाम कहा गया। तो नए राज्य का निर्माण कैसे होगा, यह 3 क में कहा गया। ख और ग में क्षेत्र की सीमाएं 2 ही तरह से परिवर्तित हो सकती है, क्षेत्र को 2 ही तरह से उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, या तो बढ़ा सकते हैं या तो घटा सकते हैं। फिर घ में कहता है कि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। और अंग कहता है राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकता है। इस प्रकार से अनुच्छेद 3 में 5 उपखंड हैं और वो इस प्रकार से बातें करते हैं। यहाँ जो प्रश्न बनेगा वह यही प्रश्न बनता है। थोड़ा जब डीप में जाकर के प्रश्न पूछते हैं तो इस तरह से पूछते हैं कि नए राज्यों के निर्माण के संबंध में किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है, तो वह क्या है, 3 क में। 3 क में नए राज्यों के निर्माण के संबंध में उपबंध है। ठीक है, नए राज्यों के नाम परिवर्तन से संबंधित उपबंध किस में है, 3 अंग में।
है ना। इस प्रकार से जो है कि ये बातें बनेगी। तो दोनों में विधि द्वारा, अभी विधि द्वारा वाक्यांश को मैं थोड़ा जोर देकर के याद क्यों फोकस कर या इम्फेसिस क्यों कर रहा हूँ, यह 4 में स्पष्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 4 में चलते हैं। अनुच्छेद 4 क्या है और वह क्या बातें कहता है। देखिए अनुच्छेद 4 में, अनुच्छेद 4 में 2 क्लॉज हैं, 1 और 2। 1 में क्या कहा गया है, देखें अनुच्छेद 4(1) कहता है कि जब ये आपका प्रथम और चतुर्थ या पहली और चौथी अनुसूची में परिवर्तन होगा। कब परिवर्तन होगा? पहली अनुसूची क्या है? पहली अनुसूची राज्य के नाम और क्षेत्र का वर्णन करता है। कब होगा? जब आपने नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किया, जब नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र, सीमाएं और नाम में परिवर्तन किया, तो जाहिर सी बात है कि पहली अनुसूची में परिवर्तन आ जाएगा। तो पहली अनुसूची में परिवर्तन। फिर चौथी अनुसूची जब राज्यसभा की सीटों के बंटवारे के संदर्भ में, जब इन दोनों में परिवर्तन होगा तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन भी कहीं न कहीं प्रभावित होगा। तो इसमें जब जो भी परिवर्तन अंतर्विष्ट होंगे उनके लिए 2 और 3 में विधियां बनाई जाएंगी। तो पहला क्लास जो कहता है वह यह कि पहली और चौथी अनुसूची में होने वाले परिवर्तनों आदि के संदर्भ में अनुच्छेद 2 और 3 में बनाई गई विधियां, इसके संबंध में यहाँ पर ऊपर। फिर यहाँ पर अनुच्छेद 4(2) में कहता है कि पूर्वोक्त विधि, यही सबसे महत्वपूर्ण है, पूर्वोक्त विधियां आर्टिकल 368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यह कहने का तात्पर्य क्या हुआ? देखें अभी मैं अनुच्छेद 3 पर थोड़ा सा पुनः आकर के एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वह कहूँगा, बहुत ज़रूरी बात। क्या? ये देखिए 4(2) अनुच्छेद 4(2) क्या कहता है? पूर्वोक्त विधियाँ। अब पूर्वोक्त विधियाँ क्या? ये इसमें क्या कहा गया? अनुच्छेद 2 और 3 की में विधियां बनाई जाएंगी, जो विधियां बनाई गई विधियां जो है वो। अब अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत क्या विधियां बनाई गई? नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना से संबंधित विधियां, आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2। और क्या? ये पूर्वोक्त विधियों का अर्थ 2 निकला। एक, नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना से संबंधित विधियां, आर्टिकल 2, और नए राज्यों के निर्माण, क्षेत्रों, नाम और सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित जो भी विधि बनाई गई वो आर्टिकल 3। तो ये जो है कि विधियां जो है वे यहाँ पर कह रहा है कि आर्टिकल 3 के अधीन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब इस क्लास में 2 बात कही गई, पूर्वोक्त विधियाँ क्या हैं यह स्पष्ट हो गया, और कह रहा है आर्टिकल 368 के अधीन इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि यह संसद को यह शक्ति देता है कि आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के लिए जो अर्हताएं हैं उससे पृथक होकर के जो 2 और 3 के अधीन विधियां बनाई जाएंगी वो साधारण बहुमत के द्वारा पारित और मान्य हो जाएंगी। साधारण बहुमत की ही मात्र आवश्यकता होगी। अच्छा, ऐसा कहते हुए जो बात कही गई, देखिए अब अनुच्छेद 3 और 4 के 2 को मिला करके एक बहुत महत्वपूर्ण बात निगमित होती है। वह क्या? कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है।
इस पर टिप्पणी करने के लिए कई बार जो है कि मेंस वगैरह में प्रश्न आता है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ऐसा यह कहाँ से कैसे निगमित हो रहा है? देखें, जब अनुच्छेद 3 में यह कहा गया कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों का क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन कर सकेगा, तो वहाँ पर 2 शर्तें जोड़ी गई हैं। वो शर्त बताना मैं भूल गया था, उसका उल्लेख यहाँ पर इस प्रकरण में कर दे रहा हूँ। क्या? देखिए, 2 शर्तें जो है कि अनुच्छेद 3 में रखी गई इस उतना कहने के बाद कि ऐसी कोई भी प्रस्ताव राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना सदन में पुनर्स्थापित या इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, एक चीज। दूसरा, राष्ट्रपति जो संबंधित राज्य हैं, जो राज्य 3 में बनाई जा रही विधियों से प्रभावित हो रहे हैं, यानी जिन राज्यों के हिस्से क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, सीमाओं में परिवर्तन हो रहा है, नाम में परिवर्तन हो रहा है, उनसे राष्ट्रपति उनका अनुमोदन या उनका विचार, उनका मंतव्य जानना चाहेंगे, और मंतव्य जानने के लिए उन्हें एक समय सीमा देंगे। उस समय सीमा में उनका मंतव्य जान लेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति सिफारिश करेंगे और उस सिफारिश के पश्चात ही सदन में ऐसा कोई विधेयक पुनर्स्थापित होगा। यह जो है कि अनुच्छेद 3 में 2 शर्तें जोड़ी गई हैं। इस पर भी प्रश्न बनता है कि अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण आदि से संबंधित विधियों के निर्माण के लिए 2 शर्तें क्या जोड़ी गई हैं? तो 2 शर्तें ये जोड़ी गई हैं। पहला कि राष्ट्रपति की सिफारिश होगी और राष्ट्रपति ऐसी सिफारिश से पूर्व राज्यों का मंतव्य प्राप्त करेंगे। अच्छा, ठीक है। हालांकि उन मंतव्यों से राष्ट्रपति बाध्य नहीं होंगे, ठीक है। ऐसा जब होता है तब यह स्पष्ट हो जाता है अनुच्छेद 3 का यह चीज जो अभी चर्चा किया, और अनुच्छेद 4 का क्लाज 2 जो कहता है 368 के अधीन यह संविधान संशोधन नहीं है, उससे एक चीज स्पष्ट हो गई कि भारत का संविधान राज्यों के अस्तित्व की गारंटी नहीं करता। यानी भारत की संसद जब चाहे, भारत का राष्ट्रपति जब चाहे तो जो वर्तमान राज्य हैं उनके अस्तित्व में, उनके वर्तमान स्वरूप में यथा उचित परिवर्तन कर सकते हैं और परिवर्तन करने के लिए विधि बना सकते हैं, और वह विधि साधारण विधि प्रक्रिया के द्वारा तैयार होगी। ऐसा करने से राज्यों के अस्तित्व की गारंटी खत्म हो जाती है, यानी राज्य विनाशी स्वरूप के हैं। भारतीय संघ में शामिल जितने भी राज्य हैं वे सब का स्वरूप विनाशी है, डिस्ट्रक्टिबल है, और वे भारतीय संघ में इस प्रकार से सम्मिलित हैं कि उन्हें कहीं से पृथक होने की कोई अनुमति नहीं है, और ऐसा होने के कारण भारत एक अविनाशी राज्य है, अविनाशी संघ है। तो यह जो है कि यहाँ पर अनुच्छेद 3 और 4 की पूरे चिंतन से स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार से हमने आपको बहुत अच्छे से संविधान का भाग 1 पढ़ा दिया, उसके संदर्भ में जितनी बातें आवश्यक थी वो आपको स्पष्ट कर दिया। आपको पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।